कौन सा टेस्ट? कौन सा टेस्ट सर? एग्जाम का, मेंस का। 18 से है सर। मेंस का बेटा, मेंस का डेट क्या है? सर 18 से है, 18 से। 18 से। ओके, ठीक है। तो तुम लोग क्लासेस कब मिलेगी? तो जो डाउट है, डाउट तुम लोग पूछ लोगे, ठीक है। जिस टॉपिक में तुम लोगों को डाउट है कि हाँ ये टॉपिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वो टॉपिक तुम पूछ लेना, ठीक है, पहले से ही। तो लास्ट डेट का एग्जाम अगर हाँ 17 को है, तो मैं जो 10th को पूछूंगा, 11th को पूछूंगा, उससे पहले ही कंप्लीट कर लो उसको, ठीक है। तो जिसको भी डाउट है पूछ लेगा, है ना। ओके बेटा, तो E1 E2 में बता देना डिफरेंस। E1 E2 आज बता देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। E1 E2 में बता दे रहा हूँ। तो देखो बेटा, अल्कोहल ईथर फिनाल में पहले मैं E1 E2 बता देता हूँ, ठीक है। जो रिएक्शन है, रिएक्शन नेक्स्ट में बता देता हूँ कि E1 E2 क्या है, थोड़ा सा रिवीजन देख लो इसमें। ये रहा तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन। जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल या प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में आता है, ठीक है। जो तुम एल्कीन को प्रिपेयर करते हो, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन मेनली यूज्ड टू ट्रांसफर सैचुरेटेड कंपाउंड्स टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए तुम एलिमिनेशन रिएक्शन का यूज करोगे। तो यहाँ पर से एल्काइल हैलाइड है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर KOH ये तो KOH अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH, दोनों की वजह से क्या बनेगा, एल्कीन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। उसी तरह से प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में तुमने देखा होगा ढेर सारे रिएक्शन। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, दूसरा हुआ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। तो यही जो एग्जांपल था यहाँ पर, ये डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल था। डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है, अल्कोहल को जब तुम डिहाइड्रेट करोगे CH3 CH2 CH2OH, है ना। तो जब तुम उसको कंसनट्रेटेड H2SO प्रेजेंस में हीट करोगे तो प्रोटीन बन जाता है। तो ये क्या था बेटा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल था, ठीक है। तो दोनों में ही एलिमिनेशन रिएक्शन था, दोनों का जो मैकेनिज्म अलग अलग है। अगर डिहाइड्रेशन की बात करो, डिहाइड्रेशन में E1 रिएक्शन चलता है, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन में E2, ठीक है। तो E1 और E2 मैकेनिज्म तुम लोगों को देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले देखते हैं E1 में रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, द E1 मैकेनिज्म विच इज आल्सो नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। याद रखना, वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, यहाँ पे जो लास्ट में वन लिखा हुआ है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। देयर आर यूजुअली 2 स्टेप्स इन्वॉल्व आयनाइजेशन एंड डीप्रोटोनेशन। तो फर्स्ट स्टेप में आयनाइज होगा मॉलिक्यूल और सेकंड स्टेप में डीप्रोटोनेट होगा। ड्यूरिंग द आयनाइजेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एज ए इंटरमीडिएट। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है। तो E1 रिएक्शन में क्या बनेगा, कार्बोकटायन, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बनता है बेटा, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए सबको। As an deprotonation, a proton is lost by carbocation. This happens in the presence of base, which further leads to the formation of a pi bond in the molecule. In E1 reaction, rate is also proportional to the concentration of the substance to be transformed. It exhibits first order kinetics, ठीक है। तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और इसका जो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो यहाँ जो रेट होगा, तुम रेट को इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ठीक है। तो सबस्ट्रेट का जो पावर यहाँ पर 1 है, इसके लिए इसका जो ऑर्डर 1 है। और यहाँ पर जो स्लोवेस्ट स्टेप है, स्लोवेस्ट स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है यहाँ पर सबस्ट्रेट, इसलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होगा, ठीक है। तो स्लोवेस्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है, तो स्लोवेस्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 1 है। जो फास्ट स्टेप है, ये कोई सेकंड स्टेप है, फास्ट स्टेप है ना। तो फास्ट स्टेप में बेस भी रिएक्ट कर रहा है इस कार्बोकटायन से, एक तो है तुम्हारा कार्बोकटायन, दूसरा हो गया बेस। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो फास्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी 2 है ना। तो हम लोग फास्ट स्टेप का मॉलिक्यूलरिटी नहीं बोलते हैं, किसी रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी बोल रहे हो कि मॉलिक्यूलरिटी क्या हो है। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी हम लोग स्लोवेस्ट स्टेप का देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोवेस्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप होता है, याद रखना। जो फर्स्ट स्टेप है डीहाइलोजिनेशन,
यहाँ पे देखो हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तो इसको डी हाइड्रोजनेशन स्टेप बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन अलग होगा तो कार्बोकटायन जनरेट होगा, यहाँ पर कार्बोकटायन बेस प्रोटॉनों को निकालेगा, तो ये होगा डी प्रोटोनेशन। तो सेकंड स्टेप है डी प्रोटोनेशन। ठीक है, और यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे ही पाई बॉन्ड बनेगा तो स्टेबल एल्कीन बन जाएगा। जो स्टेबल एल्कीन बना हुआ है सेडजियफ रूल से बनता है। ठीक है, अगर हमारे दो पॉसिबिलिटी है तो उन दोनों पॉसिबिलिटी में देखोगे कहाँ पर स्टेबल एल्कीन बन रहा है। जब स्टेबल एल्कीन बनेगा जहाँ पर वही प्रोडक्ट बनाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कार्बोटाइन बना है फ्री कार्बोटाइन वो रीअरेंज हो सकता है। याद करो बेटा डी हाइड्रो से तुमने ये लिया था, ये रिएक्शन तुमने कराया होगा, है ना। और यहाँ पर OH था, तो अगर तुमने इसका डिहाइड्रेशन कराए थे तो प्रोडक्ट क्या बनता था बेटा? प्रोडक्ट यहाँ पे बनता था ये वाला। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आता था, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर आता था। क्यों बेटा? क्योंकि जो कार्बोटाइन बना है यहाँ पर वो रीअरेंज होकर ये बना लेगा, और इसका स्टेबिलिटी इससे बहुत ज़्यादा है। इसका जो स्टेबिलिटी है इस कंपाउंड से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट बनता है। याद रखो जहाँ पर भी कार्बोटाइन जनरेट होगा, कार्बोटाइन मतलब रीअरेंज, और उसको रीअरेंज करके स्टेबल प्रोडक्ट बनाओगे। तो even reaction mechanism shares the feature of the SN1 reaction. The initial steps in the formation of a carbocation intermediate through the loss of the leaving group. The slow step becomes the rate determining step for the whole reaction. तो जो फर्स्ट स्टेप है यही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, और यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है फर्स्ट स्टेप में ही लिविंग ग्रुप अलग होता है। तो रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, लिखा हुआ है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। E2 रिएक्शन से बताते बेटा E2 रिएक्शन पर। तो E2 रिएक्शन in an E2 mechanism which refers to the bimolecular elimination is basically a one step mechanism। जिस तरह से SN2 था ना, SN2 की तरह E2 भी है। ठीक है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। There is a carbon-carbon and carbon-halogen bonds mostly break off to form a new double bond. Whenever in the E2 mechanism a base is part of the rate determining step and it has a huge influence on the mechanism। तो बेस बेटा यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जितना स्ट्रॉन्गर बेस लोगे उतना ही फास्ट रिएक्शन होगा, क्योंकि जो स्लोवेस्ट स्टेप है स्लोवेस्ट स्टेप में भी बेस आ जाएगा। ठीक है, एक ही स्टेप है और उस स्टेप में बेस भी इन्वॉल्व है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज मोस्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ the eliminating agent and the substrate. In it exhibits second order kinetic, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है वो बेस पर भी डिपेंड करेगा, रिएक्शन का रेट सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करेगा। तो ये रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें देखना है, देखो ये तुम्हारा सबस्ट्रेट हाइलाइट तुम्हारा सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये तुम्हारा लिविंग ग्रुप है यहाँ पर। तो बेस क्या करेगा? बेस सबसे पहले यहाँ पर आकर इस हाइड्रोजन को निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्गर बेस होगा उतना इजीली इस प्रोटॉन को निकाल पाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये प्रोटॉन को निकाल लेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस कपड़े पर अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो ये सब पूरा साथ साथ होता है। ऐसा नहीं बेस पहले प्रोटॉन निकाल लेगा, जैसे बेस यहाँ पर अप्रोच करेगा वैसे ही ये बॉन्ड टूटना शुरू होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ डेवलप होगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कपड़े पर अटैक करेगा, तुरंत ये लिविंग ग्रुप यहाँ से अलग होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसका ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, देखो ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या हो रहा है। तो बेस हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डेवलप हो रहा है, और कार्बन एक्स बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा ट्रांजिशन स्टेट है। तो नेक्स्ट स्टेप में बेस प्रोटॉन को लेकर अलग हो जाएगा, लिविंग ग्रुप भी अलग हो गया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया प्रोडक्ट। ठीक बेटा, आगे आते हैं E2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर जो रेट होगा, रेट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट RS, मतलब सबस्ट्रेट हो गया तुम्हारा, ये सबस्ट्रेट हो गया RX,
और बेस ये तुम्हारा बेस है, ठीक है। दोनों के ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो जो ऑर्डर है रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, आर एक्स प्लस बेस का पावर, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा इसका, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगा, क्योंकि जो स्लोवेस्ट स्टेप है, एक तो स्टेप यहाँ पर है और उस स्टेप में दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का ढेर सारे एग्जाम्पल है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है तुम लोगों को पूछा जाता, तुम लोगों से एग्जाम में भी पूछेगा ये, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। वन अदर एग्जाम्पल ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। Here the process takes place in presence of base as an ethoxide. It can be represented as ठीक है। तो एलिमिनेशन, तो ये तो तुमने पढ़ा होगा। यहाँ से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, OH+ निकल जाएगा, कार्बोकैटायन डेवलप होगा, कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, रीअरेंज होने के बाद प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये एक वाला एग्जांपल है ना। तो ये कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर है, दो कार्बन यहाँ पर है। अगर इसका डिहाइड्रेशन कराना हो, पहले क्या करोगे, इसको प्रोटोनेट करोगे और इनका लोन पेयर प्रोटोनेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में जो लिविंग ग्रुप है OH2- यहाँ से निकल जाएगा, OH2+ निकल जाएगा, मतलब वाटर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, रीअरेंज होगा, तो जो हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो अगर हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन लेस स्टेबल होता है 3 डिग्री से। तो यहाँ से जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो इसको मिथाइल माइग्रेशन बोलते हैं, मिथाइल शिफ्ट बोलते हैं, या एल्काइल शिफ्ट भी बोल सकते हो। जब एल्काइल शिफ्ट होगा तो यहाँ से जो ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ से ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो अब देखो, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन ऐसे ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं हो सकता। ये बगल वाले कार्बन से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर आएगा, डी प्रोटोनेशन होगा, बन जाएगा ये प्रोडक्ट। तो याद रखो, तो अल्कोहल का जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल, वो इवन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और इवन में कार्बोकैटायन बनेगा, जहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो वहाँ पर तुम रीअरेंजमेंट करा दोगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये होगा माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा ये सिमेट्रिकल जो प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये प्रोडक्ट बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, E2 and even reaction differs significantly in the nature. The transition state that determine the regiochemistry of the product. Regiochemistry मतलब सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। E2 pathway involve the transition state leading from starting material directly to the product. The product forming step in E1 reaction is more exothermic than E2 reaction. Thus, E1 reaction has the relatively early transition state closely resembled to the carbocation formed in the rate determining step. तो याद रखो, अगर E1 रिएक्शन दिया गया हो और E2 रिएक्शन दिया गया हो, तो E1 रिएक्शन क्या होगा बेटा, मोर एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहाँ लिखा गया है E1 रिएक्शन इज मोर एक्सोथर्मिक देन E2, जो E2 है लेस एक्सोथर्मिक है। तो E1 रिएक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व होगा, E2 में कम इवॉल्व होगा, है ना। अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात किया जाए तो आ जाओ यहाँ पर, जो E2 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, रेडियोसिलेक्टिविटी या स्टीरियो केमिस्ट्री। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा अलग टाइप का बना रहा हूँ। एक्स को मैंने यहाँ, देखो एक्स पहले यहाँ पर था, एक्स को मैंने यहाँ कर दिया और बाकी जो ग्रुप है इस तरह से लगा दिया। तो होता क्या है बेटा, जो बेस है, बेस बैक साइड से अटैक करेगा। जो बेस है ना, बेस फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता, बैक साइड से अटैक करेगा,
तो बेस यहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से बेस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो बेस है, बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होता है, और जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लगेगा। इसलिए बेस हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट साइड से बेस अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखो, बेस बेस हमेशा बैक साइड अटैक करेगा। तो बेस यहाँ से प्रोटॉन ले जाएगा, यहाँ से आएगा बेटा, और यहाँ से एक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रेजियो सेलेक्टिविटी, मतलब इस तरह से अगर तुम्हारा प्रोडक्ट तभी बेस यहाँ से निकाल पाएगा। और मान लो हाइड्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, तो इस हाइड्रोजन को बेस नहीं निकाल पाएगी। इससे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, रेजियो सेलेक्टिविटी का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है Br, ठीक है, हाइड्रोजन, यहाँ पर है मिथाइल, मिथाइल, इस साइड हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, इस साइड है ड्यूटेरियम, इस साइड है हाइड्रोजन। ठीक बेटा, अब यहाँ पर डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन कराना है, अल्कोहलिक केवेज, अल्कोहलिक केवेज कराना ले लिया तुमने यहाँ पर, है ना। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद रहे बेटा, जिस साइड लिविंग ग्रुप है उसके अपोजिट में प्रोटॉन होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ आप देखो, ये जो तुमने कंपाउंड बनाया है, Br तो इस साइड है, ठीक है। अगर तुम प्रोटॉन की बात करोगे, प्रोटॉन क्या है बेटा, प्रोटॉन यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे ड्यूटेरियम है ना, तो किसको निकालोगे, डी को निकालोगे। यहाँ तुमने लेवलिंग कर दोनों प्रोटॉन को अलग अलग कर दिया है। डी का मतलब ये प्रोटॉन हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, तो जो रिएक्शन हाइड्रोजन देगा वही ड्यूटेरियम देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम क्या निकालोगे, ड्यूटेरियम निकालोगे, हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, प्रोडक्ट तुम्हारा बनेगा ये वाला, तो हाइड्रोजन नहीं निकला, हाइड्रोजन यहीं पर रहेगा, ठीक है। Me और Me, यहाँ प्रोटॉन था नहीं, Me प्लस DBr, ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक बेटा, इसको बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिविटी, क्योंकि ड्यूटेरियम और ब्रोमीन एक दूसरे के एंटी पेरीप्लेनर में है, ठीक है, एंटी पेरीप्लेनर पोजीशन ऑफ लिविंग ग्रुप एंड प्रोटॉन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Frequently asked question, what happen in an elimination reaction? An elimination reaction is a form of organic reaction। तो तुम्हें मालूम है व्हाट इज elimination? तो एक दो तीन क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कोई आउट है एलिमिनेशन रिएक्शन में, E1 और E2 में? सर वो कैसे पता लगेगा किसी रिएक्शन में E1 होगा या E2? हाँ ठीक है, देखो बेटा, तो जो E1 E2 रिएक्शन है ना, तो इसमें ये भी चीज है कि कैसे जो एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड इसमें हमेशा हिंडर्ड होना चाहिए, हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड, ठीक है। चाहे E1 हो चाहे E2 हो, दोनों में ही क्या होगा बेटा, हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है तभी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मतलब 3 डिग्री करंट ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का होगा, सबसे कम 1 डिग्री होगा, और मिथाइल में तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए 3 डिग्री फेवरेबल कंडीशन है, याद रखो बेटा, अगर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो 3 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, पहला कंडीशन हिंडर्ड, ठीक है। ये दोनों के लिए बेटा, E1 E2 दोनों के लिए, E1 एंड E2 दोनों कंडीशन में एक साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो तुम्हारा सबस्ट्रेट है वो हिंडर्ड होना चाहिए पहले बार। दूसरा कंडीशन बेटा, हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर तुम्हारा ज्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो उस केस में भी E1 और E2 रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब तो तुम्हें मालूम चल गया हाई टेम्परेचर है और हिंडर्ड बेस, तुम्हारा जो सबस्ट्रेट है हिंडर्ड है, तो यहाँ पर E1 और E2 फेवर करेगा। तो अब E1 और E2 में से कौन सा होगा, कंडीशन ये है कि अब E1 होगा यहाँ पर या फिर E2 होगा, ठीक है। E1 E2 कौन सा रिएक्शन होगा, इसके लिए तुम क्या करोगे, पहले तो तुम देखोगे कि हिंडर्ड है या नहीं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना। तो अगर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तुमने लिख दिया, इसका मतलब ये दोनों के लिए, E1 के लिए भी E2 के लिए भी है, लेकिन तुम्हें देखना क्या है, बेसिकली तुम्हें देखना है E1। तो E1 के लिए बेटा जो तुम्हारा बेस है, अगर बेस वीक है, वीक बेस तुमने ले लिया, ठीक है, वीक बेस,
तो वीक बेस के केस में क्या होगा, इवन रिएक्शन होगा। जैसे तुमने वाटर ले लिया H2O, ठीक है, या फिर तुमने यहाँ पर HSO4 माइनस ले लिया, HSO4 माइनस ले लिया, ठीक है, यह कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस होता है वीक बेस होता है, तो H2SO4 क्या होगा, H2SO4 तुम्हारा वीक बेस है, HSO4 माइनस वीक बेस होगा। वाटर क्या है, वीक बेस है। तो अगर वीक बेस है, सब कुछ तुमने वीक ले लिया, तो क्या होगा, इवन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट यहाँ पर होना चाहिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वीक बेस है, दैट इज फेवरेबल कंडीशन फॉर इवन रिएक्शन। याद रखो बेटा, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल तुम क्या लेते हो, डाइल्यूट H2SO4, है ना। तो वाटर डाइल्यूट मतलब क्या, वाटर से तुमने इसको डाइल्यूट किया है, तो तुम्हारा मीडियम क्या हो गया, पोलर प्रोटिक मीडियम हो गया। तो अगर पोलर प्रोटिक मीडियम है, मतलब वाटर वहां पर ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर इवन रिएक्शन होगा। दूसरा, E2 कब होगा, E2 के लिए जो कंडीशन है, यहाँ पर पहले 3 डिग्री तुम देखो, 3 डिग्री इंटर्ड रहना चाहिए बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। नंबर वन कंडीशन यहाँ पर है, जो बेस है, देखो यहाँ पर बेस का रूल आता है, पहले वाले में बेस वीक रहे तो भी चलेगा। सेकंड, यहाँ पर जो E2 मैकेनिज्म है, यहाँ पर बेस स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बेस, ठीक है, लाइक एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड, या फिर तुमने ले लिया LiH ले लिया, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। या फिर तुमने ले लिया KOH, है ना, या फिर तुमने ले लिया इसमें तुमने ले लिया NaNH2, ठीक है, जो NaNH2 है ये भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, NaNH2। तो ये सब क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये तुमने एल्कोक्साइड लिया, LiH लिया, KOH लिया, या फिर NaNH2 लिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पर E2 मैकेनिज्म होगा। दूसरा कंडीशन सॉल्वेंट, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अल्कोहलिक होना चाहिए, सॉल्वेंट अल्कोहलिक होना चाहिए बेटा, अल्कोहलिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब समझ में आ गया बेटा, कब E1 होगा, कब E2 होगा। E1 के लिए जो तुम्हारा सॉल्वेंट है, वाटर वाला सॉल्वेंट होना चाहिए, पानी होना चाहिए वहां पर, ठीक है। और अगर E2 मैकेनिज्म, तो वहां पर अल्कोहलिक सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे तुमने ये लिख लिया अल्कोहलिक KOH, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, E2 रिएक्शन होता है। अगर तुमने ले लिया यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 ले लिया, तो डाइल्यूट H2SO4 क्या करे, डाइल्यूट H2SO4 हीट क्या होता है बेटा, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन, है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल याद रखो, और यहाँ पर डिहाइड्रो हाइलोजेनेशन याद रखो, तो तुम्हारा जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है किसी को? ना सर। ओके, तो आगे चलते हैं, अल्कोहलिक तर फिनाल में चलते हैं बेटा, देखते हैं इसमें क्या पढ़ना है लोगों को, ठीक है। अल्कोहलिक तर फिनाल में अल्कोहल्स का प्रिपरेशन पढ़ना बहुत ही आसान प्रिपरेशन है। पहला अल्कोहल है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ हेलो एल्केन्स, RX को हाइड्रोलाइज करोगे अल्कोहल बन जाएगा। दूसरा क्या है यहाँ पर, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड ये गलत लिखा है, ये एसिड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, याद रखो बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड में एसिड नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग तो मेथड पढ़ना है यहाँ पर, देख लो। ये पहला क्या है, एसिड को तुमने रिड्यूस किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये ईस्टर है, ईस्टर को तुमने रिड्यूस किया, ईस्टर को कैसे रिड्यूस करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो याद रखो C डबल बॉन्ड O इस तरह से दिया गया हो ना, O इस तरह से दिया गया, OH यहाँ पे R दिया गया, कुछ भी यहाँ पे H हो सकता है, H अगर है तो इथर होगा, यहाँ पे R अगर है तो डेरिवेटिव होगा। इसलिए तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करोगे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, पूरे को रिड्यूस करके इसको गायब करके यहाँ पर OH लगा देगा, ठीक है। याद रखो बेटा, इस पूरे ग्रुप को हटाकर यहाँ पर OH आ गया, इस पूरे ग्रुप को हटाकर यहाँ पर प्रोटीन के बाद CH2OH, यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन CH2 में जुड़ जाएगा, ठीक है, CH2OH हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कार्बोनिल जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है बेटा, वो कार्बोनिल्स में आते हैं। कार्बोनिल्स में केवल एल्डिहाइड और कीटोन,
इसको भी तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों से रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड दोनों से इन दोनों मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा एस्टर है, एस्टर को तुमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस किया, यहाँ पर रिजन नहीं लिखा हुआ है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है। RCH2OH है और इसको तुमने रिड्यूस किया, यहाँ पर जो तुमने रिडक्शन के लिए यूज किया बेटा, तो ये तुम्हारा कैटलिस्ट है Cr2O4 साथ में निकल, ठीक है। रैनी निकल यूज किया जाता है, रैनी निकल। तो निकल प्रेजेंस में ये क्या होगा, रिड्यूस होकर बना लेगा, ठीक है, H2 निकल, Cr2O4 H2 निकल। ये भी स्टेर है, दोनों सेम मेथड है ना। चाहे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करो, चाहे कैटलिस्ट डालकर H2 निकल डाल दो, तो भी ये रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों पार्ट देखो, ये CH3 ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया CH3OH, और ये वाला जो पार्ट है इस साइड का ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर ये वाला पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर OH लगा दोगे। तेरे निकल के केस में होगा ना खाली? आगे बेटा यहाँ निकल केस में क्या नहीं, यहाँ पर जो तुमने लिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया बेटा, इस केस में भी होगा, ठीक है। तुमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी RCH2OH बनेगा, निकल केस में भी ये बनेगा, दोनों ही केस में। देखो ऊपर जो तुमने रिएक्शन लिया है यहाँ पर, ठीक है, इसका ये वाला पार्ट तो दिया गया है इस साइड का, यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा CH3CH2 ये यहाँ तक, और ये जो सेकंड पार्ट है ये भी इथेनॉल बन जाता है बेटा, C2H5OH इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ सेकंड पार्ट भूल गया लिखना है, यहाँ पर इथेनॉल होगा। बाय द एक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑन एल्डिहाइड कीटोन्स एंड एस्टर। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन तो मालूम होना चाहिए बेटा, जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ही कराओगे, है ना। जहाँ पर भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट है तो फर्स्ट स्टेप में ड्राई मीडियम लेना पड़ता है, और सेकंड स्टेप में वाटर वगैरह जो भी डालोगे, जो प्रोटेशन होता है सेकंड स्टेप में होगा। पहले फर्स्ट स्टेप करा दोगे, है ना, फिर रिएक्शन को कूल होने दोगे, ठंडा होने दोगे, फिर 1-2 दिन बाद तुम यहाँ पर वाटर डालोगे, ताकि रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद तुम वाटर डालकर अल्कोहल बनाते हो। तो RMgX इज द बेटर सोर्स ऑफ R-, जो R- है इस कार्बन प्रोटेक्ट करेगा, वो इस तरह से ओपन होगा, O- बनेगा, यहाँ पर O- क्या लेगा, MgX के साथ जुड़ जाएगा, और R यहाँ पे जुड़ गया है कार्बन के साथ R, है ना। जो वाटर डालोगे तो वाटर क्या करेगा, इसका हाइड्रोलिसिस कर देगा, जो यहाँ पोलर बॉन्डेज का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इसको HOH देकर ब्रेक कर दोगे, हाइड्रोलिसिस है ना, मैं मालूम है जो हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस में जो पोलर बॉन्ड है A और B की जो पोलर बॉन्ड है उसको HOH देकर ब्रेक करोगे, ठीक है। कैसे HOH दोगे, यहाँ पर जैसे A B एक पोलर बॉन्ड है, A के ऊपर डेल्टा प्लस है, B के ऊपर डेल्टा माइनस, ठीक है, यहाँ पर पोलरिटी आ गया, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है। तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस वाला पार्ट दोगे, OH-, ठीक है, जहाँ माइनस वहाँ पे दोगे प्लस वाला, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये OH बन जाएगा और ये BH बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। जैसे तुम्हें हाइड्रोलिसिस कराना है Mg2N3 का, Mg3N2 का, Mg3N2 का, ठीक है, ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक का है, ठीक है। Mg नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होगा, यहाँ पर मैग्नीशियम का जो वैलेंसी है 2 होगा, ठीक है। इसका हाइड्रोलिसिस कराना क्या करोगे, जो मैग्नीशियम है देखो इस तरह से ब्रेक करोगे यहाँ पर बॉन्ड को, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो यहाँ क्या दोगे, OH- दोगे, नाइट्रोजन नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, H+ आएगा। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है तो नाइट्रोजन क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है तो मैग्नीशियम क्या बना लेगा, MgOH के साथ MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो 3 मैग्नीशियम में ट्वाइस, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो ट्वाइस, ये बन जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस याद रखो बेटा, हाइड्रोलिसिस में जो पोलर बॉन्ड है उसको HOH देकर ब्रेक करोगे, जो प्लस वाला है प्लस वाले को माइनस, माइनस वाले को प्लस दोगे। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल। बाई एलिफेटिक प्राइमरी एमीन्स, जो प्राइमरी एमीन है उसको HNO2 से रिएक्ट कराओगे, तो जो HNO2 है RCH2NH2, ठीक है,
R(CH2NH2), तो जो NH2 है ये N2 प्लस बनाकर निकल जाएगा, N2 प्लस बनाकर यहाँ से निकल जाएगा, तो बन जाएगा R(CH2 प्लस). R(CH2 प्लस) वाटर को अटैक करेगा, मैग्नीशियम याद है तुम्हें, वाटर को अटैक करेगा, वाटर से OH, तो ये प्लस है तो यहाँ से वाटर से OH ले लेगा, बन जाएगा R(CH2OH), है ना, तो ये R(CH2OH) यहाँ पर है। इस तरह से तुमने CH2CHR ले लिया, तो यहाँ पर ये है क्या बेटा, एक्चुअली ये तुम्हारा एडिशन ऑफ वाटर है, एडिशन ऑफ वाटर ऑन एल्कीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मार्कोनिक ऑक्सीडेशन हुआ है, जो OH इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है हिंडर्ड का OH जुड़ जाएगा, ये हिंडर्ड है, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडिशन ऑफ वाटर है। जो एडिशन ऑफ वाटर है उसमें H2SO4 क्या करता है बेटा, इसमें H2SO4 कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट इज सफिशिएंट, यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कंसंट्रेट लिख दिया तो यहाँ पर वाटर डालने की जरूरत है। आगे देखो यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये मैंने बता दिया, OMD रिएक्शन है ना, OMD। तो इसमें भी अल्कोहल बनता है, और कल बताया जाता कि कहाँ पर H है ना, OH कहाँ से आएगा और H यहाँ पर कहाँ से आया होगा, जहाँ पर जो H है ना आइसोटोपिक लेवलिंग में, तो जो H है, H कहाँ से आएगा बेटा, H रिड्यूसिंग एजेंट आता है, OH आता है वाटर से, यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप में वाटर होता है H2O, तो वाटर से OH आएगा, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को HBO रिएक्शन बोलते हैं। HBO रिएक्शन में जो हाइड्रोजन यहाँ पर लगा हुआ है, जो हाइड्रोजन चिपका हुआ है बेटा, ये क्या से आएगा, B2S6 से, है ना, और H2O2 से OH मिलेगा। तो याद रखो, चाहे OMD रिएक्शन हो चाहे HBO रिएक्शन हो, दोनों में किसी में भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो एडिशन ऑफ वाटर है H2SO4 वाला, H2SO4 वाले में है ना, यहाँ पे देखो H2SO4 है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकटायन जनरेट होता है, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, इसलिए यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा। बाकी इन दोनों में जब तुम इन दोनों अल्कोहल बनाओगे, यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आगे बेटा, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स, दो टाइप का हाइड्रोक्सिलेशन होता है, एक होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन, दूसरा होता है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन में दो रिएजेंट यूज करते हैं, पहला है बेयर्स रिएजेंट, है ना, बेयर्स रिएजेंट, और दूसरा है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaHSO3। तो ये क्या है बेटा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaHSO3, ये भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब डबल बॉन्ड के एक साइड दोनों OH बेटा सेम साइड ऐड होगा, दोनों देखो वेज में है, इसलिए सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अगर दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है, तो इसको बोलोगे एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। एंटी हाइड्रोक्सिलेशन में दो चीजें 1 by 1 लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करो बेटा, पर एसिड लेते हैं, पर एसिड, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हो, तो RCO3H क्या है, पर एसिड, और सेकंड स्टेप में तुमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। तो दो स्टेप में ये एंटी हाइड्रोक्सिलेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल, लोअर अल्कोहल आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर व्हाइल हायर वन आर इन सॉलिड स्टेट, high boiling point due to presence of intermolecular hydrogen bonding, order of boiling point primary is greater than secondary is greater than tertiary, solubility in water decreases with increase in molecular mass due to decrease in extent of molecular hydrogen bonding। solubility तुम्हें मालूम है ना, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इंटरमॉलिक्यूलर, उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से solubility इंक्रीज होगा। प्रॉपर्टी, ढेर सारा प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत सारा प्रॉपर्टी तुमने पढ़ लिया है ना, देखो यहाँ पर तो चीज़ें तुमने रिवाइज करना है। यहाँ पर अल्कोहल रिएक्शन विथ मेटल, तो ये जो प्रोटॉन बेटा एसिडिक प्रोटॉन होता है, मेटल से रिएक्ट करके जो एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल ही इस प्रोटॉन को निकाल पाएगा, मतलब यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीचियम, इस तरह से जो एक्टिव मेटल है वही इस प्रोटॉन को निकाल पाएगा, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उस प्रोटॉन को नहीं निकाल पाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हैलाइड्स। तो हैलाइड कैसे बनाओगे? यहाँ पर अल्कोहल को तुमने फास्फोराइड सेट करा दिया RH PO3, है ना। तो ये अल्काइल हैलाइड ये तुमने पढ़ लिया है, ये डॉर्जन्स मेथड तुमने पढ़ लिया है। तो HX रिएक्शन करा है ना, ये तुम्हारा विक्टर में आगे बताऊंगा मैं। ठीक है, ये तुम्हारा ल्यूकास रीजेंट यहाँ पर है HX, तो ल्यूकास टेस्ट में आगे बताऊंगा, हो जाएगा। RH प्लस NaBr यही बता दिया गया। यहाँ पर क्या होगा, जो Br माइनस अटैक करेगा यहाँ से जिंक HCl। ठीक है, तो ये ल्यूकास रिएजेंट है यहाँ पर जिंक एस। तो यहाँ पर HCl क्या करेगा, यहाँ पर Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा, RCl बन जाएगा, ये R3H होगा, R3COH, तो 3 डिग्री। तो HCl से रिएक्ट कराओगे तो Cl माइनस यहाँ अटैक करेगा, तो R3CCl बन जाएगा। आगे है HNO3, ये HNO2 होना चाहिए। अच्छा ठीक है, HNO3 है। HNO3 सेट कराओगे तो ये वाटर यहाँ से अलग हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पे RONO2 बनेगा। तो ये ऐसा उतना फेमस नहीं है, तो पूछता नहीं ये वाला रिएक्शन। ठीक है, याद रखो, यहाँ पे OH यहाँ से H निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, सबको जोड़ दोगे। ठीक है, तो RONO2 बन जाएगा। द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड स्टीरिफिकेशन अच्छे से मालूम है। ठीक है, रिवर्सिबल होता है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रिवर्सिबल का साइन रहेगा। रिएक्शन विद ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट ROH प्लस RMgX गिव्स RH प्लस R प्राइम OMgX। तो ये भी तुम्हें मालूम है, जो ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट है R माइनस होता है ना। तो R माइनस क्या करेगा, प्लस से जो H प्लस है उससे कंबाइन हो जाएगा, RH बन जाएगा। R माइनस जो प्रोटॉन कब्जे का लेवल है, इस प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा, बाकी जो MgX है MgX OR से बॉन्ड बना लेगा। रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल रिड्यूस करने के लिए तुम HI रेड फास्फोरस यूज करोगे। ठीक है, इतना आसानी से अल्कोहल रिड्यूस नहीं होता है, ऐसे तुम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे, और जो HI रेड फास्फोरस है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसी के वजह में अल्कोहल रिड्यूस होगा। ठीक है, तो जो अल्कोहल रिड्यूस करके यहाँ पर RH आयोडीन और वाटर बना लेगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मैंने बता दिया ऊपर, एलिमिनेशन रिएक्शन बता दिया। सेडजेफ रूल, एलिमिनेशन थ्रो बीटा कार्बन बी कार्बन कंटेनिंग मिनिमम, तो यहाँ पर बीटा होना चाहिए, बीटा कार्बन कंटेनिंग मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, बीटा कार्बन कंटेनिंग मिनिमम 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर सेडजेफ रूल मालूम बेटा, तुम प्रोटॉन वहाँ से निकालोगे जहाँ से स्टेबल एल्कीन बने। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ से तुम प्रोटॉन यहाँ से, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन निकाल सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पर डबल बन सकता है, यहाँ बन सकता है, लेकिन तुमने इस कार्बन से, इस बीटा कार्बन से प्रोटॉन को निकाला, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तो जहाँ पर प्रोटॉन कम होगा वहीं से तुम हाइड्रोजन को निकालोगे। ठीक है, तो पुअर गेट्स पुअरर, तो ये सेडजेफ रूल है, तो मालूम है स्टेबल एल्कीन बनाओगे, स्टेबल एल्कीन कैसे मालूम चलेगा बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होगा, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये वाला बनेगा। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, जब इसको ऑक्सीडाइज करोगे बेटा, अल्कोहल पहले ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज जाएगा एसिड में। ठीक है, अगर फर्दर एसिड में ऑक्सीडाइज नहीं करना है, यहीं पर स्टॉप करना है एल्डिहाइड तक, तो यहाँ पर तुम प्रीडेनियम क्लोरोक्रोमेट लेते हो, रिड्यूसिंग एजेंट प्रीडेनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो RCHO बन जाएगा। हाइलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, टेस्ट ऑफ अल्कोहल में हाइलोफॉर्म रिएक्शन होता है, तो हाइलोफॉर्म रिएक्शन केवल 1 डिग्री अल्कोहल ही देता है, जो अल्कोहल बेटा है ना। तो अगर CH3 OH टाइप का अल्कोहल है, मतलब कि जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पर OH हो, इस तरह OH यहाँ पर है, CH3 है और यहाँ पर R है। अगर इस तरह का कोई ग्रुप लगा हुआ है, अगर इस तरह से कोई ग्रुप लगा हुआ है, इस तरह से, है ना,
ये CH3 हो और 2 नंबर जो सेकंड कार्बन है वहाँ पर OH लगा हो तो वही हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो देखो यहाँ पर OH लगा हुआ है ना, और जो सेकंड कार्बन यहाँ पर जो है, ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड कार्बन होगा, तो यहाँ पर OH लगा हुआ है। तो अगर CH3OH ग्रुप है किसी भी कंपाउंड में तो वो हैलो फॉर्मेशन देगा। ठीक है, CH3OH याद रहे बेटा, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब ये ऑक्सीडाइज होकर C डबल बॉन्ड ओ CH3 बना ले। ठीक है, अगर इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो CH3OH बना लेगा, RCO CH3 बना लेगा। लेकिन अगर 3 डिग्री है, अगर ये 3 डिग्री है, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर तुम इसको ऑक्सीडाइज करोगे, ऑक्सीडाइज करने पर ये कीटोन नहीं बना पाएगा। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये हैलो फॉर्मेशन नहीं देगा। हैलो फॉर्मेशन क्या देगा बेटा, अगर इस तरह से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3COH है ना, यहाँ पर HO, तो ये दो ग्रुप हाइलो फॉर्म रिएक्शन देगा। हाइलो फॉर्म के लिए बेटा जो रिएजेंट है, रिएजेंट क्या लगेगा, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे यहाँ पर, तो Cl2 NaOH यहाँ पर बेस यूज करते हैं NaOH, या फिर तुम NaOCl यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोफॉर्म या तुम क्लोरोफॉर्म बोलोगे। और दूसरा होता है, अगर तुम यहाँ पर NaOH ब्रोमीन लेते हो, ठीक है, तो ये ब्रोमो फॉर्म रिएक्शन होगा। और जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, अगर तुम NaOH आयोडीन लेते हो तो उसको आयोडो फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, आयोडो फॉर्म रिएक्शन, हम लोग आयोडो फॉर्म रिएक्शन करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो येलो कलर है विजिबल है, तुम्हें दिखाई देगा। ब्रोमीन केस में ब्राउन कलर का तुम्हें ब्रोमो फॉर्म मिलेगा, ये कैसे स्टेप में होता है तो थोड़ा पॉइजनस है, उड़ जाएगा यहाँ पर। और जो क्लोरोफॉर्म है ये कलरलेस होता है। ठीक है, जो CHCl3 है, CHCl3 ये कलरलेस है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म गैस होता है, उड़ जाएगा, कलरलेस है। जो आयोडोफॉर्म में सोल्यूशन में रहेगा, आयोडोफॉर्म येलो कलर का आयोडोफॉर्म में बनेगा। तो हम लोग इसका टेस्ट कैसे करते हैं, आयोडोफॉर्म से। लेकिन रिएक्शन तीनों होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा, वो आयोडोफॉर्म बनेगा। रिएजेंट याद रखो ना बेटा, यहाँ पर रिएजेंट यहाँ पर दोनों, या तो तुम क्लोरीन यूज करो, क्लोरीन NaOH, या फिर तुम H2 NaOH यूज करो, है ना, H2 में तीनों आ जाएगा, या फिर NaOX यूज करो। ठीक है, X मतलब X यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, X यहाँ पे हो सकता है आयोडीन। ठीक है, तो ये सब X हो सकते हैं यहाँ पर। तो आगे चलते हैं यहाँ पे बेटा, आगे है टेस्ट ऑफ अल्कोहल। टेस्ट ऑफ अल्कोहल में है ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, ल्यूकास एजेंट तुम्हें याद रहना चाहिए बेटा, जो 3 डिग्री है, 3 डिग्री तुम्हें टर्बिडिटी तुम्हें दिखाई देगा, क्योंकि जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन। ठीक है, याद रहे यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा ल्यूकास टेस्ट में, SN1। तो SN1 रिएक्शन कहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा, 3 डिग्री। जहाँ पर स्टोरिक हिंटेंस ज़्यादा हो वहाँ पर सब्लिमेशन फास्ट होगा। तो 3 डिग्री में इंटेंस टर्बिडिटी तुम्हें दिखाई देगा, इंटेंस इंस्टेंटेनियस। और अगर 2 डिग्री है तो 5 to 10 मिनट्स में, और 1 डिग्री में तुम्हें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, 1 डिग्री में रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्शन SN1 रिएक्शन है। विक्टर मेयर टेस्ट, तो विक्टर मेयर टेस्ट में 1 by 1 4 रिएजेंट डालते हैं। पहला जो रिएजेंट है फास्फोरस आयोडीन, दूसरा रिएजेंट है AgNO2, तीसरा रिएजेंट है HNO2, और फोर्थ रिएजेंट है बेस NaOH। ठीक है, तो तूने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, टेस्ट ट्यूब में तुमने क्या लिया बेटा, अल्कोहल डाल लिया, अल्कोहल, ये अल्कोहल है ROH। ठीक है, तुमने पहले क्या डाला यहाँ पर, फास्फोरस आयोडाइड, फास्फोरस ऑफ आयोडीन। सेकंड तुमने क्या डाला यहाँ पर, AgNO2, 1 by 1 डालना है, थोड़ा सा टाइम लेकर। पहले तुम इससे रिएक्शन करा दोगे, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद तुम AgNO2 डालोगे, इसके बाद तुम यहाँ पर HNO2 डालोगे, HNO2 के बाद तुम लास्ट में बेस डालोगे। बेस डालने के बाद कलर अपीयर होगा। ठीक है, तो कलर से तुम बताओगे, तो अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ पे क्या देगा, रेड कलर। ठीक है, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ पर कलर होगा ब्लू। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कलरलेस होगा। तो RBC याद रखना, RBC 1 2 3 RBC। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो रेड, सेकेंडरी अल्कोहल है तो ब्लू, अगर टर्सरी अल्कोहल है तो कलरलेस सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये तुमने प्राइमरी लिया, प्राइमरी में क्या मिला, रेड कलर। सेकेंडरी तुमने लिया, सेकेंडरी में क्या मिलेगा, ब्लू कलर, सूडो नाइट्रॉल बनता है, ब्लू कलरेशन तुम्हें दिखाई देगा, ब्लू कलरेशन। और 3 डिग्री में नो कलर, कलरलेस मतलब
कोई कलर नहीं है इसका, ठीक, कलरलेस, सी तुम्हें लिखा आरबीसी मतलब कलरलेस, ठीक है। तो रिएक्शन को देख लो, रिएक्शन यहाँ पर पहले वाला देख लेते हैं। यहाँ पर तुमने फास्फोरस आयोडीन डाला तो यहाँ पर RCH2I बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा। जब तुम HNO डालोगे तो NO2, जो NO2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, RCH2 बना लेगा, नाइट्रेट बना लेगा, नाइट्रो कंपाउंड बना लेगा। जब तुम इसको HNO2 से रिएक्ट कराओगे तो HNO2 इससे नाइट्रोलिक एसिड बना लेता है, ये है तुम्हारा नाइट्रोलिक एसिड, ठीक है। नाइट्रोलिक कैसे बनेगा, ये जो प्रोटॉन है इस प्रोटॉन को निकाल लेता है, दोनों प्रोटॉन को, यहाँ दोनों प्रोटॉन को निकाल कर नाइट्रोलिक एसिड बनाओगे। अगर एक प्रोटॉन है तो यहाँ पर एक प्रोटॉन निकाल कर सूडो नाइट्रोलिक एसिड बनाओगे, ठीक है, सूडो नाइट्रोलिक एसिड। एक प्रोटॉन यहाँ था, और अगर प्रोटॉन ही नहीं है तो यहाँ पर कोई नाइट्रोलिक एसिड, देखो यहाँ पर 3 डिग्री है, 3 डिग्री में कोई प्रोटॉन नहीं है। अगर कोई प्रोटॉन नहीं तो कोई नाइट्रोलिक एसिड नहीं बनेगा, नो रिएक्शन, कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आते हैं फिनॉल्स में, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, टाउज मेथड को बताया गया था, है ना। ये सब मेथड बहुत आसान मेथड था ये। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड बता, देख लेना, है ना। क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड में तुम यहाँ पर प्रोपिन लेते हो, प्रोपिन को जब तुम H3PO से कराओगे तो क्यूमिन बन जाएगा, ठीक है, क्यूमिन। क्यूमिन फिर क्या करोगे, क्यूमिन को ऑक्सीडाइज करोगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई टेम्परेचर 95 to 135 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाएगा। जो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखो, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड का यहाँ पर जो बेंजीन है ना, बेंजीन यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो बेंजीन यहाँ पर है, ये बेंजीन यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, रीअरेंजमेंट हो रहा है तो बेंजीन के साथ OH आ गया, और ये जो CH3C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNAR रिएक्शन, तो ये सब तुम्हें मालूम है। तो ये बेटा यहाँ पर OH है ये, ठीक है। तो डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉलिक एसिड, तो ये फिनॉलिक एसिड है, जब तुम उसको NaOH मतलब सोडा लाइम से हिट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो सोडा लाइम से तुमने हिट किया, डीकार्बोक्सिलेशन, ये CO2 उड़ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, OH बचेगा, ठीक है। इसको तुम्हें प्रोटोनेट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में, प्रोटोनेट कर दोगे, प्रोटोनेट करने के बाद बन जाएगा OH। अब बस मैं तेरा बेटा, यस सर, यस सर। ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में देख लेना बेटा, है ना, आसान से। फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, हाइग्रोस्कोपिक होगा, मॉइस्चर है ना एब्जॉर्ब कर लेगा, कोरोसिव होता है, टॉक्सिक होता है ना। नीडल शेप का क्रिस्टल बनाओगे तो नीडल शेप क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। फिनॉल इज कलरलेस, टॉक्सिक, कोरोसिव। फिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर बट रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, सिंपल फिनॉल्स, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाई, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। सिंपलेस्ट फिनॉल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्वाइट हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर तुम्हें मालूम है कि यह फिनॉल है, OH लगा हुआ है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो क्या बना लेगा यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, तो केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर तुमने इसको NaOH से रेट करा दिया तो जो O है यहाँ से NaOH फिनॉल में जो O है ये सोडियम से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पर O- गया, इसको तुमने C डबल बॉन्ड O सिंगल से गया तो O- क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, है ना। अब फिर ये Cl यहाँ से निकल जाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ पर एस्टर बन जाएगा, ठीक है। ये एस्टर बना दिया यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। तो याद रखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हाईलाइट करके और पूछता है, ठीक है। अगर तुम इसको जिंक के साथ डिस्टिल कर दोगे तो बेंजीन बन जाएगा। फिनॉल को जिंक के साथ डिस्टिल करोगे तो बेंजीन बन जाएगा। देखो ये बेंजीन है, ठीक है। जो OH ग्रुप है यहाँ से निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो जो यील्ड यहाँ पर पुअर यील्ड बनेगा, पुअर यील्ड,
हाइड्रोजिनेशन, जब फिनॉल को हाइड्रोजिनेट करोगे, ठीक है, अगर निकल तुम ले रहे हो, जिंक न लेकर तुमने निकल ले लिया, निकल हिट किया, तो जो बेंजीन रिंग के अंदर जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड रिड्यूस होगा। तो याद रखो बेटा, जब निकल है पाई बॉन्ड रिड्यूस करेगा, जो जिंक है OH को उड़ा देगा, ठीक है। जो जिंक है, जिंक क्या करेगा बेटा, OH को, यहाँ पे देखो, है ना, तो यहाँ पे जो OH था इस तरह से OH को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। आगे आ जाते हैं ऑक्सीडेशन टू क्विनोन्स। अगर तुम इसको ऑक्सीडाइज करोगे, ये फिनॉल है, फिनॉल को ऑक्सीडाइज करोगे O2, और यहाँ पर जो रिएजेंट तुमने लिया है CrO3, तो ऑक्सीजन CrO3 के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्विनोन बन जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, ये हर रिएक्शन जो लीग है ना उससे हटकर है, तो इसका रिएक्शन तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, हाइड्रोजनेशन का भी नहीं पढ़ना है, इसका भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो या तो फिलहाल ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो जाएगा, और नीचे भी एक C डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोग यार ध्यान नहीं, नीचे भी आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी आएगा, ऊपर भी आएगा, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, क्विनोन बनेगा, फिनॉल से क्विनोन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो मालूम है, EAS रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। हाइड्रोजनेशन करा सकते हो, ठीक है। जब हाइड्रोजनेशन कराओगे, अगर तुम ब्रोमीन वाटर लोगे, ब्रोमीन वाटर केस में क्या होगा, जितने भी आर्थो और पैरा पोजीशन है OH के पास बेटा 2 आर्थो पोजीशन है, ये वाला और एक पैरा पोजीशन है। तो अगर वाटर लिया है ब्रोमीन के साथ, तो हर एक पोजीशन पर ब्रोमीन आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। OH, अगर तुमने यहाँ पर वाटर का जगह पर तुमने CH2 ले लिया, नॉन पोलर वाटर सॉल्वेंट ले लिया, टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया, ठीक है, नॉन पोलर तुमने वाटर पटाकर तुमने CH2 डाल दिया, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया तो रिएक्टिविटी भी कम हो गया। जब रिएक्टिविटी कम हो जाए तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर केवल एक जगह पर, एक ऑक्सीजन पर ही ब्रोमीन आएगा, जो नाइट्रोफिनॉल बनेगा। नाइट्रोसेशन, अगर HNO2 से रिएक्ट कराओगे तो नाइट्रोसेशन हो जाएगा। EAS रिएक्शन ये भी है, EAS रिएक्शन, ठीक है। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन कराने के लिए पहले तुम नाइट्रोसेशन कराओगे, नाइट्रोसेशन को फिर तुम डाइल्यूट H2SO, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट कराओगे। तो डाइल्यूट HNO3 क्या करेगा, इस NO को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके इसको NO2 में कन्वर्ट कर देगा। सल्फोनेशन, याद रखो बेटा, जो सल्फोनेशन रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होता है, कल भी मैंने बताया था, सल्फोनेशन रिएक्शन रिवर्सिबल है। सल्फोनेशन हो गया यहाँ पर आर्थो पैरा पर, याद रहे बेटा। और जो सल्फोनेशन रिएक्शन है, लोअर टेम्परेचर पर आर्थो बनेगा, और टेम्परेचर को अगर तुम बढ़ाओगे, जो टेम्परेचर है हायर टेम्परेचर पर पैरा वाला बनेगा, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर पर है, हाई टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ये लोअर टेम्परेचर पर है, ठीक है, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस पर। अगर तुमने ये बना लिया इस मेथड से और इसको छोड़ दिया तुमने 1 आवर, ठीक है, 1 आवर, तो जो आर्थो वाला वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आर्थो वाला बना हुआ है, इसको 1 आवर या फिर 1 दिन के लिए छोड़ दिया तो आर्थो डेरिवेटिव पैरा वाला बन जाएगा। इसको रेट कंट्रोल्ड रिएक्शन बोलते हैं, और इसको इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड रिएक्शन बोलते हैं। EQBM मतलब इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड, और RB है ना, यहाँ पर क्या है, ये रेट कंट्रोल रिएक्शन है, ठीक है। डायल्यूनियम सॉल्ट कपलिंग, तो डायल्यूनियम सॉल्ट बन जाता है बेटा यहाँ पर, डायल्यूनियम सॉल्ट का कपलिंग ये रिएक्शन दिया गया है, ठीक है। तो अगर तुमने ले लिया PHOH, ठीक है, PHOH और डायल्यूनियम सॉल्ट, तो बेंजीन से कपलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर G जो है, G क्या होता है, G अल्कोहल होता है, या फिर RNH2 NHR, मतलब इसके पास लोन पेयर हो, ठीक है। ऐसा कोई भी ग्रुप जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होने के बाद वो लोन पेयर को डोनेट कर सके, तो ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग को लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। अगर बेंजीन रिंग को लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप का कपलिंग रिएक्शन होगा। C4, तो पढ़ा होगा, बार रिवाइज कर लेना बेटा, देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। मर्क्यूरेशन रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दिया गया तो पढ़ लेना, ठीक है। तो मर्क्यूरेशन हो जाएगा इस तरह से। रिंग एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में पढ़ा होगा बेटा, EAS रिएक्शन में एल्काइलेशन रिएक्शन आर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेगा, चाहे आर्थो चाहे पैरा हो, यहाँ तो ये पैरा है, और तो O मतलब आर्थो, P मतलब पैरा, ठीक है। तो आर्थो और पैरा पर एल्काइलेशन हो जाएगा। तुमने देखो रिएजेंट क्या यूज किया है, H2SO4HF, ठीक है। यहाँ पर याद रखो AlCl3 यूज नहीं करते हैं, AlCl3 यूज करोगे तो डायरेक्ट ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन से बॉन्ड नहीं बनाने, इसलिए यहाँ पर तुम क्या यूज करोगे, एल्कीन या फिर अल्कोहल, ये भी बताया गया है, ठीक है। इसको मिनरल एसिड के साथ ट्रीट करोगे
तो बन जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। कोलबे सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोलबे सिंथेसिस, ठीक है, इसको तुम ये लोग एग्जाम जाने से पहले एक बार जरूर देख के जाना है, कोलबे सिंथेसिस। तो कोलबे में क्या होगा, तुम रीजन क्या लेते हो बेटा, यहाँ पर फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड यूज करते हो, ठीक है, ये सोडियम फिनॉक्साइड है, जिसको तुम 1 बाई 1 अलग अलग रीजन सीरीज क्रिएट कराओगे। नंबर 1 रीजन क्या बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर इसको रिएक्ट कराओगे। 125 डिग्री से टेम्परेचर है, 6 एटीएम प्रेशर है, तो क्या बन जाएगा, फिनॉलिक, यहाँ पर क्या, सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉलिक एसिड बन जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा। ये OH है, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, COOH, H यहाँ पर क्या जाएगा, Na, और जब तुम इसका हार्ड प्रोटोनेशन करोगे, स्पेस डाल दोगे यहाँ पर, स्पेस डालने पर क्या होगा बेटा, ये स्पेस डालने पर ये बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जब स्पेस यहाँ पर डालोगे प्रोटोनेट हो जाएगा ये, ठीक बेटा। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ के लिए कोई डाउट भी पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट है तो। 2-3 चीजें और चीज इसमें देख लेते हैं। सर रिमर टिमन रिएक्शन भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक जो नेम्ड रिएक्शन है, 2 नेम्ड रिएक्शन है, पहला है कोलबे, ठीक है, दूसरा है रिमर टिमन रिएक्शन। तो रिमर टिमन रिएक्शन में CHCl3 है, CHCl3 रिएक्ट करेगा, CHCl3 मतलब ये क्लोरोफॉर्म। एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक मिनट, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। ओके, रिमर टिमन सिंथेसिस में बेटा यहाँ पर जो रीजन लेते हैं CHCl3KOH, ठीक है, अगर उसको यूज करोगे तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो कार्बिन बनता है, CH, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है CCl2 बनेगा, कार्बिन, CCl2 कार्बिन यहाँ पर, ठीक है, तो याद रखो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बिन। पूछता है रिमर टिमन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बिन बनेगा यहाँ पर, तो कार्बन का यहाँ एडिशन हो जाएगा, बाद में सल्फरडिहाइड बन जाता है, ठीक है। अगर सिंथेसिस ऑफ एस्पिरिन और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये 2 कंपाउंड है इस चैप्टर में, इन 2 कंपाउंड को पढ़ना है, ठीक है। तो ये एस्पिरिन है, मेडिसिन में यूज होता है, और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन भी एक मेडिसिन होता है, मेडिसिन ट्रीटमेंट में यूज होता है, फ्रेग्रेंस अच्छा उसका स्मेल होता है, ठीक है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो इन दोनों तुम कैसे प्रिपेयर करोगे फिनॉल से, तो पहले फिनॉल लिया, यहाँ पर कोलबे करा दिया। फिनॉल का जब तुम कोलबे कराओगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, जब सैलिसिलिक एसिड को एनहाइड्राइड से ट्रीट करोगे, ठीक है, तो ये क्या है, एनहाइड्राइड मतलब एसिड है, ये एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, तो जो एसिड है वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस्टर। तो ये भी क्या बेटा, जो सैलिसिलिक एसिड है, सॉरी जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या बेटा, एस्टर है, एक टाइप का एस्टर है, और ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन में क्या है बेटा, ये भी एक एस्टर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तुम अल्कोहल से रिएक्ट कराओ, तो अल्कोहल किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, तो ये अल्कोहल है, ये एसिड है, तो एसिड से अल्कोहल वाला पार्ट रिएक्ट करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये एस्टर है। तो 2 टाइप का एस्टर बनेगा, अगर यहाँ तुमने जो OH एस्टर बना दिया तो क्या होगा, एस्पिरिन, और अगर तुमने एसिड को एस्टर बनाया है तो क्या होगा, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो दोनों का एक स्पेशल स्मेल होगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है जो एस्टर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, दोनों का मेडिसिनल यूजेज है। तो नेक्स्ट क्लास में लोग ईथर देखेंगे, ईथर के बाद नेक्स्ट क्लास में एल्डिहाइड और कीटोन्स भी स्टार्ट हो जाएगा, कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो एल्डिहाइड थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, उसका 2 क्लास लग जाए उसमें। तो ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन्स नेक्स्ट क्लास में होगा। कोई डाउट तो पूछ सकते हो। सर ये बता दो बेस स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस कीटो रिएक्शन में। यस सर। ओके, तो देख लो बेटा, मैंने लिखवाया था, तुमने नोट नहीं किया, ठीक है, नोट कर लेना यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, हो गया तो ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस नोट करना बेटा, यहाँ पर पहला जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो है सोडियम एल्कोक्साइड या फिर एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, ठीक है। तो RO माइनस,
यहाँ पे कोई भी मेटल आयन लगा दो, M+, यहाँ पे सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है ना, कैल्शियम हो सकता है। तो ये क्या है, एल्कोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, ठीक है। इसके साथ तुम वाटर ले सकते हो, उसके साथ तुम अल्कोहल भी ले सकते हो। अगर तुम वाटर लोगे तो E1 रिएक्शन होगा, अगर तुम अल्कोहल लोगे तो E2 रिएक्शन होगा। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो होता है बेटा यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग बेस तुमने यहाँ पे ले लिया LiH, ठीक है, लिथियम हाइड्राइड। तो ये लिथियम हाइड्राइड H- डोनेट करेगा, जो H- है वो स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे तुम लिथियम हाइड्राइड ले लो, चाहे तुम सोडियम हाइड्राइड ले लो, ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। थर्ड होता है बेटा KOH, अल्कोहलिक, ठीक है, अल्कोहलिक KOH क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा क्या है बेटा, NaNH2, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया, है ना। तो ये 4 स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखो, ये चारों जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, NaNH2, लिक्विड अमोनिया, अल्कोहलिक KOH, ठीक है। कहीं कहीं पर अल्कोहलिक NaOH लिखा था, लेकिन NaOH इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं, इतना KOH है। तो मालूम है, अगर तुम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, तो जो बेसिसिटी इंक्रीज होगा, तो सोडियम से स्ट्रॉन्गर बेस क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सब स्ट्रॉन्गर बेस बनाएगा, KOH, ठीक है। KOH ले लिया तुमने, RbOH ले लिया, सीजियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल है, ये AlCO मतलब अल्कोहलिक, ठीक है। तो ये चारों याद रखना, तुम्हारे जो क्वेश्चन बेटा जहाँ पर तुम्हारे सिलेबस में है ना, मेनली यही चारों बेस पूछा जाता है। कहीं कभी ये एल्कोक्साइड दिया रहेगा, एल्कोक्साइड में R तुम क्या लिखते हो बेटा, यहाँ पे जो R ग्रुप है, यहाँ पर R है ना, तो R क्या होता है, इथेन हो सकता है, C2 इथाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, लेकिन मिथाइल गैस स्टेट में होता है, इसको नहीं लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो मिथाइल ले सकते हैं यहाँ पर, मिथाइल, प्रोपाइल ले सकते हो, ठीक है, CH3 CH2 है ना। तो ये सब इस तरह। अब कुछ बेटा और कोई डाउट है? नहीं सर, बाकी एक जो एमीन एल्डिहाइड्स हैं वो अगली क्लास में पूछ लूंगा। ठीक है, पूछ लेना अगले क्लास में, ठीक है बेटा। ओके, ठीक है। बाय बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तुम लोगों से।